बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एंटीबॉडी। आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर अप करेंगे। सबसे फर्स्ट कि हम उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई है, वो हमारी बॉडी में क्यों इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम ये सब कुछ देखेंगे और सीखेंगे। तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा लर्निफाई एडवर्सिटी यूट्यूब चैनल पे और इस क्लास में। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का जो हमारी क्लास है उसे हम स्टार्ट करते हैं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द लर्निफाई एडवर्सिटी यूट्यूब क्लासेस, जहाँ पे हम आपको करवाते हैं बीएससी का पूरा सिलेबस, वो भी बिल्कुल फ्री। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, आने वाले टाइम में 1 अक्टूबर शाम शार्प 3 बजे हमारा एक फ्री बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें कि हम आपको करवाएंगे बीएससी का पूरा सिलेबस बेस्ट फैकल्टी के द्वारा, आपको बिल्कुल फ्री। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए लर्निफाई एडवर्सिटी यूट्यूब चैनल पर। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है नेहा मैम लर्निफाई। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट ये होगा कि जितने भी मैं अपने वाईटी सेशंस लेती हूँ या जो भी हमारे फ्री बैचेस में जो क्लास होंगी, आने वाली जो भी क्लासेस होंगी, आपको उनकी पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी। आप मुझसे यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा कि आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझसे वो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। टाइम टू टाइम मैं यहाँ पे आपके लिए पोल्स और क्विजेस भी डालती रहती हूँ। आप मेरे स्कैनर को भी स्कैन करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना, जायज़ सी बात है, कि आप किस एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, ये सब सबको पता होना चाहिए। तो मेरा नाम नेहा है और मैं यहाँ लर्निफाई एडवर्सिटी यूट्यूब चैनल पर आपकी जूलॉजी की फैकल्टी हूँ। ठीक है। जो मेरी क्वालिफिकेशंस है, मैंने अपनी बैचलर कर रखी है लाइफ साइंस में फ्रॉम दी DU, और जो मेरी मास्टर्स है वो मेरे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से है इन दी बायोटेक्नोलॉजी फील्ड। और मैंने जो एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड कर रखे हैं वो है मेरा IIT जैम, एम्स और DTU का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाइड है। और जो मेरे MSc के टाइम पे मेरा जो रिसर्च प्रपोजल था या जो भी हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट था, उस टाइम मैंने अल्जाइमर पे भी काम करा हुआ है। तो आप मेरी सारी क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द 2023 बैच। सो आर यू रेडी गाइज? तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पर मेरी क्लास में आने से पहले E2B रूल को हमेशा फॉलो करिएगा। मीन्स E2B रूल है क्या? E2B रूल है आपका कि आप मेरी क्लास में आने से पहले अपने आँख, कान और दिमाग, इन तीनों को साथ मिलाएं, खोल कर आएँ और मेरी क्लास में आने से पहले उसे ध्यान से सुने। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज के सेशन में हमें पढ़ना है कि एंटीबॉडीज़ क्या होती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की क्यों ज़रूरत है, एंटीबॉडी क्या फंक्शन करती है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, और भी टाइप्स कितने होते हैं एंटीबॉडी के। आज की क्लास में हम ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम ये सारी चीज़ें एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। पर एक ही बार में आप ये मत समझिएगा कि पहले स्लाइड पे आपको एंटीबॉडी पूरी समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये पूरी 1 घंटे की क्लास है। तो अगर आपको पूरा एंटीबॉडी अच्छे से समझना है तो प्लीज़ आप मेरी क्लास को एंड तक देखिएगा। और एंड में मैं गारंटी लेती हूँ कि आज की क्लास में अगर आपने पूरी क्लास देखी तो आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंटीबॉडी पूरे, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस एंटीबॉडी से आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं। CSIR हो गया, बार्क हो गया, गेट हो गया, IIT जैम हो गया, जितने भी यूनिवर्सिटी के एंट्रांस होते हैं या PhD के लिए जो आपको एंट्रांस देने होते हैं, उन सब में भी आपका एंटीबॉडी से जो होते हैं MCQs आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंटीबॉडीज़ जो है ना आपकी क्या है, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। मीन्स आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन आया तो उसको एंटीबॉडी ने पकड़ा और उसको वहाँ पर न्यूट्रलाइज करके आपको ये प्रिवेंट करती है उस डिजीज़ को होने से। ठीक है। तो इस एंटीबॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एंटीजन को मारती है हमारी बॉडी में।
अभी कैसे फंक्शन करती है, कहाँ होती है, ये सब हम देखेंगे। तो देखिए, एंटीजन आर दी एंटीबॉडी आर दी एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या है ये? एक एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन है जो कहाँ मिलती है, हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बी सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये सिक्रेट होती है आपके प्लाज्मा सेल से। अब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि ये आप कह रहे हो कि बी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मिलती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिक्रेट होती है। तो देखिए, हमारी बॉडी में दो तरीके की एंटीबॉडीज़ मिलती है। एक हमारी मिलती है सिक्रेटेड एंटीबॉडी और एक मिलती है हमारी मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी। जो हमारी मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होती है ना, वो हमारी बी सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है। और जो हमारी प्लाज्मा सेल से जो हमारी सिक्रेटेड एंटीबॉडीज़ होती है, वो हमारे प्लाज्मा सेल से सिक्रेट होती है। और वो प्लाज्मा सेल क्या है? प्लाज्मा सेल ही हमारा बी सेल का एक डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म होता है। एम आई रिपीट, आपकी बॉडी में दो तरीके की एंटीबॉडी मिलती है, सिक्रेटेड और मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी जो होती है वो आपकी बी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मिलती है। सिक्रेटेड एंटीबॉडी जो होती है वो आपकी प्लाज्मा सेल के थ्रू सिक्रेट करी जाती है। और प्लाज्मा सेल क्या है? प्लाज्मा सेल आपका बी सेल की एक डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म है। आइए आपको मैं जैसे डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाते हैं, जहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, डायग्राम बनाते हैं। ये है आपका बी सेल, ठीक है। एक ये और एक ये, ठीक है। ऐसे मैंने आपको स्टेम सेल बताया था कि जब आपका एक स्टेम सेल डिवाइड होता है तो वो एक अपने डॉटर सेल बनाता है और एक उसका जो होता है दूसरा वाला वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जब आपका एक बी सेल डिवाइड होता है, ये क्या है आपका? ये है आपका बेटा जी बी सेल। क्या है? बी सेल है, ठीक है। तो जब आपका एक बी सेल डिवाइड होता है ना, तो जब आप वो और बी सेल बनाएगा और एक डिफ्रेंशिएटेड सेल बनाएगा जिसका नाम होता है आपका प्लाज्मा सेल। ये क्या है? ये भी आपके बी सेल है, ये भी बी सेल है, बी सेल। और एक ये जो बनाएगा ये है आपका प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल। ये जो आपका प्लाज्मा सेल है ये क्या है? बी सेल की एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म है। मीन्स इसको इसका फंक्शन अब पता चल चुका है। डिफरेंशिएटेड फॉर्म क्या होती है किसी भी सेल की? कि उस सेल को अब ये पता है कि उसे फ्यूचर में कौन सा एक स्पेसिफिक फंक्शन करना है। ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म है। मीन्स अब ये फ्यूचर में जो भी करेगा सिर्फ और सिर्फ सिक्रेटेड एंटीबॉडीज ही बनाएगा और कोई इसका फंक्शन नहीं है। तो क्या है? डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म है ये। डिफरेंशिएटेड फॉर्म का मतलब है कि सेल ने जो करा है उसको फेट उसका गेन हो गया है, सेल को उसका फेट मिल गया है। और इस सेल का फेट क्या है? इस सेल का फेट है कि ये सिक्रेटेड एंटीबॉडीज बनाएगा। फॉर्म सिक्रेटेड एंटीबॉडीज, सिक्रेटेड एंटीबॉडीज। अब ये जो सिक्रेटेड एंटीबॉडीज है ना, ये सिक्रेटेड एंटीबॉडीज आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद आपके ब्लड स्ट्रीम में जो भी एंटीजन होगा उसको इनकाउंटर करेगी और उसको सब बाइंड करके उसको वहीं ख़त्म कर देगी, ठीक है। और जो आपकी मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज होती है वो कहाँ मिलती है? आपकी बी सेल के ऊपर मिलती है। तो देखिए, अभी बी सेल डिफ्रेंशिएट क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात, आपके बॉडी में किसी एंटीजन ने इनकाउंटर करा। आपके बॉडी में जब एंटीजन ने इनकाउंटर करा तो आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या हुई? एक्टिवेट हुई। आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट होने की वजह से आपके जो बी सेल्स थे वो एक्टिवेट हुए। बी सेल एक्टिवेट हुए टी सेल के थ्रू। ये भी एक पूरा अलग से चैप्टर बनता है कि हाउ बी सेल एक्टिवेटेड। इस पे भी मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको इन वीडियो को मतलब आने वाले टाइम में कि ये समझना है कि बी सेल कैसे एक्टिवेट हुए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आने वाले क्लासेस में मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी में एंटीजन आया,
एंटीजन आने के बाद उसने बी सेल को क्या करा, बी सेल एक्टिवेट हो गया। किस मैकेनिज्म के थ्रू एक्टिवेट हुए वो बहुत लंबा है, तो उसे अभी अलग रखिए, बस इतना समझिए। एंटीजन आने के बाद बी सेल एक्टिवेट हुए, बी सेल जब एक्टिवेट होते हैं ना तो वो डिवीजन शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने भी आपको इस वाली स्लाइड में दिखाया कि बी सेल जब एक्टिवेट हुए तो उन्होंने डिवीजन शो करे। डिवीजन शो करने के बाद क्या हुआ, उसने और ज़्यादा बी सेल्स बनाए और एक बनाया जो कि उसका था डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म, वो था प्लाज्मा सेल, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि आपके बॉडी में दो तरीके की एंटीबॉडीज होती है, मेम्ब्रेन बाउंड और सिक्रेटेड। ये जो प्लाज्मा सेल है इसने तो बना दी सिक्रेटेड एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी बनाई, इसने बनाई आपकी सिक्रेटेड एंटीबॉडी। जो आपकी मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज होती है ना वो आपकी बी सेल के ऊपर ही मिलती है। ये बी सेल है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, बी सेल की मेम्ब्रेन को आप क्या कहेंगे, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, जैसे कि सारी सेल्स की मेम्ब्रेन होती है वैसे बी सेल की भी मेम्ब्रेन होगी, तो इसे हम कहते हैं BCR। बी सेल मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हैं, BCR। BCR की फुल फॉर्म, BCR की फुल फॉर्म बी सेल रिसेप्टर। ये रिसेप्टर आपके कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर आपके प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। कहाँ प्रेजेंट होंगे आपके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए ये BCR है, यही BCR आपका क्या होता है, यही BCR आपकी होती है मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज। मैं आपको बना के दिखाती हूँ देखिए, एक ये यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको सिक्रेटेड एंटीबॉडी और मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज दिखाना चाह रही हूँ। ये आपका बी सेल है, ठीक है, ये आपका प्लाज्मा सेल है। जो ये आपका बी सेल है, बी सेल के सरफेस पे ही आपकी जो होगी BCR प्रेजेंट होंगे। वही BCR आपके क्या कहलाते हैं, वही BCR आपके कहलाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज। क्या बोला मैंने, आपके बी सेल के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, बी सेल के सरफेस पे ही आपके BCRs प्रेजेंट होंगे। BCR क्या था, बी सेल रिसेप्टर, यही BCR आपके क्या कहलाती है, मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज। ऐसे पूरे भी प्रेजेंट होंगे BCR या मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी, ठीक है। ये तो हो गया आपका मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी। अभी आपका आएगा प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल का मैंने क्या बताया था कि वो सिक्रेटेड एंटीबॉडीज बनाती है। तो इस प्लाज्मा सेल ने क्या बनाया, इसने ब्लड स्ट्रीम में जो भी एंटीबॉडी बनाई वो ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेटेड फॉर्म में चली गई। ये देखिए ऐसे ही सिक्रेटेड रहेंगी, ये ना किसी से अटैच नहीं होती। ये कौन सी है आपकी, सिक्रेटेड एंटीबॉडी। एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी सिक्रेटेड एंटीबॉडीज होती है ना ये किन एंटीजेंस के लिए होती है, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस के लिए होती है, ठीक है। सिक्रेटेड एंटीबॉडी किस एंटीजेंस के लिए होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन के लिए होती है। AB का मतलब है आपका एंटीबॉडी, दिख रहा है आपको, AB का मतलब है आपका एंटीबॉडी, AG का मतलब है आपका एंटीजन। तो सिक्रेटेड एंटीबॉडी किसके लिए बनती है, आपके जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स जो भी बाहर से आपका पैथोजन आया है या एंटीजन आया है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी फॉरेन कंपोनेंट जो आपकी बॉडी एज ए एंटीजन ट्रीट करती है, उसके लिए आपकी कौन सी एंटीबॉडी होती है, सिक्रेटेड एंटीबॉडी। मैंने आपको कल एंटीजेंस के बारे में भी पढ़ाया था कि एंटीजेंस क्या होते हैं, किन कंपोनेंट्स का आप एंटीजेंस कह सकते हैं, आप मेरी वो वाली क्लास भी देख सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये सिक्रेटेड एंटीबॉडी और मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते अपने आगे की तरफ। तो देखिए मैंने इस स्लाइड में लिखा था सारा मैंने आपको वहाँ पे बता दिया है, बट एक बार मैं ये आपके लिए रीड कर देती हूँ कि ताकि कोई भी पॉइंट छूटा हो तो वो हम कवर अप कर लें। एंटीबॉडी आर दी एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट ऑन बी सेल मेम्ब्रेन secreted by the plasma membrane
मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी कन्फर्म्स एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी ऑन बी सेल। जो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होती है वो बी सेल पे प्रेजेंट होती है। एंटीजन स्पेसिफिक प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल क्लोन इज इलेक्टेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी विद एंटीजन। जैसे ही कोई एंटीजन आता है वो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपका बी सेल क्या होता है, वो डिवीजन शो करने लगता है। कौन सा डिवीजन? वो अपने खुद के क्लोन्स बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है? अपने खुद के क्लोन्स। वो क्लोन्स कैसे? जो मैंने अभी आपको बताए थे कि बी सेल पहले खुद में भी बी सेल और बनाता है और एक बनाते हैं डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म, जो कि होते हैं आपके प्लाज्मा सेल। तो वही कह रहा है कि अपने सेल के क्लोन्स बनाने लगता है जबकि कोई एंटीजन आता है। वो आपके वो कौन से होते हैं? वो आपके मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज होती है। अब सिक्रेटेड एंटीबॉडी जो होती है ना, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। कब जाती है? वेयर दे सर्व एज ए इफेक्टर फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। आपकी बॉडी में दो तरीके की इम्यूनिटी होती है। फर्स्ट वन इज द ह्यूमोरल इम्यूनिटी, second one is the cell mediated immunity, cell mediated immunity। ठीक है, आपकी बॉडी में ऐसे दो तरीके की इम्यूनिटी होती है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो फ्लूइड वाली, जैसे कि सिक्रेटेड एंटीबॉडीज होते हैं, उसमें ब्लड्स के थ्रू, जो फ्लूइड के थ्रू होती है वो आपकी ह्यूमोरल होती है। और जो आपके क्या कहते हैं सेल मेडिएटेड होती है, तो उसमें बकायदा कोई सेल जाता है, जैसे कि जो टी सेल के थ्रू होती है वो आपकी सेल मेडिएटेड होती है, और जो आपकी बी सेल के थ्रू होती है वो आपकी ह्यूमोरल होती है। ठीक है, ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी एक अलग से चैप्टर बनता है, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। Secreted antibodies circulate in the blood where they serve as an effector for humoral immunity by searching out and neutralize antigen or making them for elimination। एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन को ये क्या करता है? सिक्रेटेड एंटीबॉडी ढूंढती है, उसको पकड़ के उसके साथ बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, और इस तरीके से हमारा प्रिवेंशन होता है डिजीज से। All antibody share structural feature bind to antigen and participate in a limited number of effector function। जितने भी, चाहे वो मेम्ब्रेन हो चाहे वो सिक्रेटेड एंटीबॉडीज हो, दोनों तरह की एंटीबॉडीज का ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम रहता है। ठीक है, वो एंटीजन के साथ बाइंड करेगी, उसके बाद उसे न्यूट्रलाइज करेगी। दोनों बॉडी एंटीबॉडी काम एक ही करती है, सेल को एंटीजन को मारने का, पर उन दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि एक सिक्रेटेड होती है और एक मेम्ब्रेन बाउंड होती है। होप सो कि इस वाले स्लाइड पे जितना भी मैंने कंटेंट लिखे वो आपको क्लियर हो। अब एक चीज़, एंटीबॉडीज जो होती है वो आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन ये भी मैं आगे बताऊंगी, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते अपना आगे के लेक्चर की तरफ। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, WBC, RBC और भी तरीके के प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। तो इनमें आपकी एंटीबॉडीज़ कहाँ होती है, कौन सा प्रोटीन है, हम इसे इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों कहते हैं, इन सारे सवालों के जवाब मैं आगे दूंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो देखिए, ये जो ऊपर मैंने भी स्लाइड है ना, ये मैं भी आपको समझाऊंगी। उससे पहले आप ये देखिए, ये आपके ना ब्लड का क्या है, कंपोजिशन है, दिख रहा है सबको? हाँ, ये आपके ब्लड का कंपोजिशन है, ये पूरा होल ब्लड है। आपके ब्लड में दो तरीके के होते हैं, एक प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। आज ही मैं अभी एक पूरे ब्लड के ऊपर भी एक चैप्टर, एक क्लास बनाने वाली हूँ, तो जब मैं आपको वो क्लास बताऊंगी तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको लिंक दे दूंगी। तो प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। आपके फॉर्म्ड एलिमेंट में WBCs, RBCs, ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो आपके WBCs होते हैं, इरेथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो आपके RBCs होते हैं, और प्लेटलेट्स, ये तीनों काम मिलता है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट में। ठीक है, अब ल्यूकोसाइट्स में भी ये सारे आपको मिलते हैं। हमें हमारा जो बेसिक है वो ये नहीं है, हमारा जो बेसिक चीज़ है ना वो हमारा ये ग्लोबुलिन है। क्या बोला मैंने? ये हमें इस ग्लोबुलिन से मतलब है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो आपकी एंटीबॉडीज होती है वो क्या है, वो एक तरीके की एंटीबॉडी आर
इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन से मतलब कि इम्यून सिस्टम में जो ग्लोबुलिन प्रोटीन, मतलब ये ग्लोबुलिन वो पार्टिसिपेट करता है, दैट्स वाई हम इसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन भी ना 3 तरीके के होते हैं, सॉरी ग्लोबुलिन जो होते हैं वो आपके 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका, दिख रहा है आपको, एक होता है आपका अल्फा ग्लोबुलिन, एक होता है आपका बीटा ग्लोबुलिन, और एक होता है आपका गामा ग्लोबुलिन। कौन कौन सा बताया मैंने आपको? अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। और जो आपके क्या कहते हैं, आपकी जो एंटीबॉडी है वो आपकी कौन सी है? आपकी वो गामा ग्लोबुलिन है। कौन सी है वो आपकी? वो आपकी गामा ग्लोबुलिन है। तो एंटीबॉडीज क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन 3 तरीके के होते हैं, अल्फा बीटा गामा, उसमें से भी गामा ग्लोबुलिन ही आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन कहलाती है, वही आपकी एंटीबॉडीज होती है। समझ में आया? अब ये ग्लोबुलिन कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं। तो ये स्लाइड आपको क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। आई थिंक आपको ब्लड का कंपोजिशन भी क्लियर होगा। तो देखिए, जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, ब्लड डालते हैं, उसे अच्छे से घुमाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जो भी डेंसर पार्टिकल होते हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, जो भी लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो अब ऊपर की तरफ एक लेयर बना लेते हैं। तो सेंट्रीफ्यूग जब करते हैं ना, तो हमारा जो क्या कहते हैं, 2 चीज़ में वो कन्वर्ट हो जाता है। कौन कौन सा? देखिए आपने क्या करा, आपने सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने ले लिया ब्लड। क्या ले लिया? ये आपका ब्लड है, ठीक है, ब्लड। इसको क्या करा आपने, इसको करा आपने सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ये 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ। कौन कौन से? ये आपका टेस्ट ट्यूब है। अब इस 2 कंपोनेंट कौन से थे? एक था आपका सेलुलर फ्रैक्शन, ये क्या है आपका सेलुलर फ्रैक्शन, ठीक है, और दूसरा आपका एक फ्लूइड। बाकी क्या है ये आपका फ्लूइड। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? फ्लूइड, ठीक है। इस फ्लूइड फ्रैक्शन में ना, इस फ्लूइड में आपके क्या क्या प्रेजेंट है? द फ्लूइड फ्रैक्शन इज द प्लाज्मा। इस फ्लूइड फ्रैक्शन को आप क्या कहते हो? ये आपका हैगा प्लाज्मा। क्या है ये आपका? ये आपका है प्लाज्मा। और जो आपका सेलुलर फ्रैक्शन है, उसमें आपका सेलुलर फ्रैक्शन में क्या क्या है? इस सेलुलर फ्रैक्शन में आपका है WBC, RBC और प्लेटलेट्स। इतना समझ में आया कि आपने क्या करा, ह्यूमन बॉडी से क्या पहले ब्लड लिया, ठीक है, ब्लड लेने के बाद आपने उस ब्लड को क्या करा, सेंट्रीफ्यूज करा। सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, जो भी आपका डेंसर्स पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पे, और जो भी आपके लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो टेस्ट ट्यूब में अपर साइड हो जाते हैं। तो जितना भी डेंसर पार्टिकल था वो आपका सेलुलर फ्रैक्शन में चला गया, और जो आपका लाइटर पार्टिकल्स थे वो सारे आपके प्लाज्मा में चले गए। तो सेलुलर फ्रैक्शन में आपका क्या क्या आया? सेलुलर फ्रैक्शन में आपका WBC, RBC और प्लेटलेट्स, और आपके जो फ्लूइड फ्रैक्शन था वो था आपका प्लाज्मा। इतना समझ में आया? आई होप सो आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
प्लाज्मा कंटेन ऑल द सॉल्युबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ ब्लड इंक्लूडिंग फाइब्रिन एंड अदर प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। अब इस प्लाज्मा में क्या क्या मिलता है, और प्लाज्मा और क्या कहते हैं, इफ द ब्लड और प्लाज्मा इज अलाउड टू क्लॉट द फ्लूइड फेज देन रिमेन इज कॉल्ड द सीरम। आइए पहले हम समझते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या मिलता है और प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस क्या क्या है। पता है बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है कि जो आपका प्लाज्मा है और जो आपका सीरम है वो एक ही चीज़ है, पर नहीं, जो आपका प्लाज्मा है और जो आपका सीरम है वो दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें। तो आइए समझते हैं कि डिफरेंस क्या होता है आपका प्लाज्मा में और सीरम में, और आपके प्लाज्मा में क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अब आपने क्या करा, मैं बनाते जाती हूँ, आप साथ साथ कलेक्ट ब्लड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से आपने क्या करा, ब्लड कलेक्ट करा। वो टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं, चलिए छोड़िए। देखिए ये आपकी क्या है, ये आपकी है कि टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या कलेक्ट करा, इस टेस्ट ट्यूब में आपने ब्लड कलेक्ट करा। ये रहा आपका ब्लड। ओके, अब इस ब्लड को ना, जैसे आप टेस्ट ट्यूब में अपना ब्लड कलेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, 5-10 मिनट के अंदर ना कोआगुलेट हो जाता है। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स ये क्या हो जाएगा, कोआगुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कोआगुलेट हो जाएगा। अब इसी कोआगुलेशन से बचाने के लिए, कोआगुलेट कैसे होगा, देखिए ये आपका था टेस्ट ट्यूब, इसमें ये था आपका, यहाँ पे कोआगुलेट हो गया ऐसे, और ऊपर वाला पोर्शन आपका ऐसे, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। तो इस ब्लड को कोआगुलेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एंटी कोआगुलेंट्स ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं हम इसमें, एंटी कोआगुलेंट्स। टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम कोआगुलेशन एड एंटी कोआगुलेंट। क्या ऐड करते हैं हम, एंटी कोआगुलेंट्स ऐड करते हैं। अभी एंटी कोआगुलेंट्स कौन कौन से हैं, एंटी कोआगुलेंट्स के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। देखिए क्या एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल ऑफ एंटी कोआगुलेंट्स, फर्स्ट वन इज दी, पहला आपका हैगा फ्लोराइड, ऑक्सलेट, फ्लोराइड ऑक्सलेट। दूसरा हैगा आपका ट्राइसोडियम सिट्रेट, और तीसरा है आपका EDTA। तो देखिए, ये देखिए हमने क्या करा, पहले ह्यूमन बॉडी से ब्लड कलेक्ट करा,
ठीक है। जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं ना, तो वो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो 5 से 10 मिनट के अंदर ही हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड कोआगुलेट हो जाएगा। उस कोआगुलेशन से बचाने के लिए हम उस ब्लड में क्या करते हैं, एंटी कोआगुलेंट्स ऐड करते हैं। एंटी कोआगुलेंट्स के क्या एग्जांपल्स थे, एंटी कोआगुलेंट्स के आपके एग्जांपल थे फ्लोराइड, सिट्रेट, ट्राइसोडियम सिट्रेट और ईडीटी है, ये आपके एंटी कोआगुलेंट्स के एग्जांपल थे। तो अब इस हमने जब एंटी कोआगुलेंट्स मिलाया तो हमारा ब्लड क्या होगा, कोआगुलेंट नहीं होगा। तो वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा हमारा, देखिए ऐसा डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको। वो हमारा नॉर्मल ही रहेगा। कैसा, ऐसा कि हमारा प्लाज्मा, बफीकोट और रेड ब्लड सेल्स, ये हमारा क्या है, जब हमने इसमें क्या कहते हैं वो मिलाया, एंटीकोआगुलेंट्स मिलाए, ठीक है। पर सपोज करिए ये आपका बफीकोट और आरबीसी क्या है, देखिए आफ्टर एडिंग एंटीकोआगुलेंट्स तो ये आपका जो ब्लड का स्ट्रक्चर है ना, वो प्लाज्मा का प्लाज्मा ही रहेगा, फॉर्म्ड एलिमेंट अलग ही रहेगा। ऐसे दिखिए आपके प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। तो ये देखिए जो आपका बफीकोट और जो आपका आरबीसी है, ये आपके क्या है, ये आपके आएंगे फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या है ये आपके आएंगे फॉर्म्ड एलिमेंट, और जो आपका प्लाज्मा है वो आपका अलग ही है। तो ये कब हुआ, जब आपने इसमें एंटीकोआगुलेंट्स मिलाया। अब सपोज करिए कि अगर आपने इसमें एंटीकोआगुलेंट नहीं मिलाया होता, क्या एंटीकोआगुलेंट नहीं मिलाया होता, तो वो कुछ ऐसा होता कि आपका सीरम अलग हो जाता और ब्लड क्लॉट अलग हो जाता। इस सीरम में ना सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि इस सीरम में सारे के सारे प्रोटीन प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट फाइब्रिनोजन। क्या बोला, सीरम के अंदर आपके सीरम में आपके सब प्रेजेंट होगा, मतलब आपका जो प्लाज्मा है वो होगा, पर उसमें फाइब्रिनोजन नहीं होगा, फाइब्रिनोजन नहीं होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि प्लाज्मा में आपका फाइब्रिनोजन होता है और सीरम में आपका फाइब्रिनोजन नहीं होता। फाइब्रिनोजन क्या है, जो आपके क्लॉटिंग, मतलब कि क्लॉटिंग होने से रोकता है, ठीक है। तो ये था आपका, ये देखिए प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन है, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन, जिसमें से आपका एल्बुमिन और ग्लोबुलिन होगा, एक्सेप्ट जब इसमें से प्रोटीन में से फाइब्रिनोजन हट जाता है तो उस प्लाज्मा को आप क्या कहोगे, उस प्लाज्मा को आप कहोगे सीरम। बाकी सब होगा उसमें, सीरम में बाकी सब होगा एक्सेप्ट फाइब्रिनोजन। आई होप सो कि आपको प्लाज्मा और सीरम के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने देखते हैं। मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखी थी कि प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन नहीं होता, और बाकी यहाँ पे देखिए प्लाज्मा कंटेन ऑल द सॉल्युबल स्मॉल मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ द ब्लड इंक्लूडिंग फाइब्रिन, मीन्स फाइब्रिन है उसके अंदर, तभी वो प्लाज्मा कहला रहा है। और सीरम के अंदर क्या होता है आपका, इफ़ द ब्लड और प्लाज्मा इज अलाउड टू क्लॉट द फ्लूइड फेज देन रिमेन इज कॉल्ड द सीरम। अगर आप अपने ब्लड को में से फाइब्रिनोजन हटा दोगे तो वो क्लॉट हो जाएगा, और जो उस वक्त आपका फ्लूइड फेज बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सीरम होगा। आई होप सो आपको ये सीरम और प्लाज्मा समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपना आगे। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा डिस्कवरी ऑफ एंटीबॉडीज। तो देखिए इसमें साइंटिस्ट को ये जानना था कि जो आपकी एंटीबॉडीज़ होती है वो आपके ग्लोबुलिन के कौन से फ्रैक्शन में ज़्यादा होती है। मतलब
मैंने आपको ग्लोबुलिन के कितने पार्ट बताए? मैंने आपको ग्लोबुलिन के 3 पार्ट्स बताए थे। 3 तरह के ग्लोबुलिन होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और हमारा एल्बुमिन था। हमने यहाँ पे फाइब्रोनोजन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि प्लाज्मा में जो हमारा प्रोटीन्स था। पर देखिए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए साइंटिस्ट ना ये जानना चाह रहे थे कि जो आपका सीरम है, सीरम मीन्स उसमें फाइब्रोनोजन एब्सेंट है, आपके सीरम में जो एंटीबॉडी है वो कौन से पार्ट में ज़्यादा है? वो एल्बुमिन में, ग्लोबुलिन में? अगर ग्लोबुलिन में है तो अल्फा में है, बीटा में है या गामा में है? ये साइंटिस्ट स्टडी करना चाह रहे थे। तो साइंटिस्ट ने क्या करा? साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक रैबिट लिया, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने ओवा इंजेक्ट करा। ओवा क्या है आपका? ओवा आपका है एक, क्या कहते हैं, एग का जो प्रोटीन होता है ना, उसे आप ओवा कहते हैं। तो वो इंजेक्ट करा। उस जब आपको रैबिट की बॉडी में इंजेक्ट करा तो रैबिट की बॉडी ने उस ओवा के अगेंस्ट क्या बनाई? एंटीबॉडीज़ बनाई। एंटीबॉडीज़ जब बनी तो फिर क्या करा साइंटिस्ट ने? वो ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लिया। उस ब्लड को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया। इलेक्ट्रोफोरेसिस होने के टाइम पे क्या हुआ कि क्या नाम है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि चार्ज के बेसिस पे या साइज़ के बेसिस पे हमारा सेपरेशन होता है मॉलिक्यूल्स का। तो जिसका साइज़ ज़्यादा होगा वो ऊपर रह जाएगा, जिसका साइज़ कम होगा वो नीचे रह जाएगा। सेपरेशन के बाद उन्होंने क्या करा, वापस से जो हमारा सीरम था उसमें दोबारा से ओवा डाला। तो जैसी बात है, उस ओवा के अगेंस्ट उस सीरम में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ थी। तो एंटीबॉडीज़ क्या हुई? उस ओवा के अराउंड जाके चिपक गई। चिपकने के बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने उसको क्या करा, स्टडी करी। तो उन्होंने ये पाया कि इसमें क्या कहते हैं, गामा ग्लोबुलिन वाली जो हैगा प्रोटीन, वही हमारा एंटीबॉडी है। आइए इसे मैं आपको डायग्राम के मदद से समझाती हूँ कि कैसे है। देखिए पहले तो आप ये देखिए, ये आपकी अल्फा भी है, बीटा भी है और एक गामा भी है। ये वाला जो आपकी ब्लू लाइन है ना, ये आपकी तब की लाइन है जब ये नॉर्मल था। मीन्स ये उन्होंने एक वो जिसमें एंटीसीरा था और उसमें उन्होंने एक्सट्रैक्शन करवा के तुरंत ही इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा दिया। पर ये जो दूसरी आपकी ब्लैक लाइन है, वो ब्लैक लाइन कब की है? जब उसने दोबारा ओवा इंजेक्ट करा और वो एंटीबॉडी जाके उसके अराउंड चिपक गई। ये मैंने उसे एक्सपेरिमेंट करने पूरा रिजल्ट लिखा हुआ है। तो आइए इसे ना लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि इसमें चीज़ है क्या। सबसे पहले हमने क्या करा, रैबिट को इम्यूनाइज्ड करा। क्या करा हमने? रैबिट को इम्यूनाइज्ड करा। दिख रहा है आप सभी को? दिख रहा है? ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, रैबिट को सबसे पहले हमने क्या करा? इम्यूनाइज्ड करा। इसमें हमने क्या लिया? ओवा। ओवा क्या है आपका? ओवा एल्बुमिन है जो आपके कहाँ मिलता है? एग का एक प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करा, हाँ, जैसे उन्होंने रैबिट के बॉडी में ये ओवा डाला, ओवा डालने के बाद उसकी बॉडी में क्या जनरेट हुई? एंटीबॉडीज। इम्यून सिस्टम क्या हुआ? एक्टिवेट हुआ और उसने क्या करा? एंटीबॉडीज बनाने स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये बन गया। जब एंटीबॉडीज उसके ब्लड में बनी तो उसे हम क्या कहेंगे? पूलिंग एंटीबॉडी। मतलब उसके उस रैबिट के ब्लड में क्या आ गई? एंटीबॉडीज आ गई। साइंटिस्ट ने क्या करा? उन एंटीबॉडीज को एक्सट्रैक्ट करा, या फिर उसमें से ब्लड लिया। तो क्या करा उन्होंने ब्लड को कलेक्ट करा जिसमें क्या थे? हमारी एंटीबॉडीज थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा दिया। वो जो उन्होंने सीरम लिया था, कलेक्ट करा था ब्लड, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा दिया। इलेक्ट्रोफोरेसिस में उन्होंने क्या करा? टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दीज एंटीबॉडी दे यूज्ड अ स्पेशल टेक्निक कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट्स लाइक अ शॉर्टिंग मेथड दैट uses electricity to separate different substance in the blood serum based on their size and electric charge. ब्लड सीरम में जितने भी कंपोनेंट्स थे उनको उन्होंने इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट करवाया। अब उसका रिजल्ट क्या आया? द फर्स्ट रेन द पूल रैबिट सीरम
pulled rabbit blood serum through the electrophoresis machine. ये जब ब्लू लाइन देख रहे हैं ना, the blue line on their graph show how different protein in the blood serum separate based on their size and charge. देखिए ये आपका क्या है, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, ये आपका है रैबिट, क्या है, रैबिट है, ठीक है। इस रैबिट में क्या इंजेक्ट हुआ है, इंजेक्ट ओवा, ठीक है, इंजेक्ट करा है इस बॉडी इस रैबिट के अंदर ओवा। जैसे इसकी बॉडी में ओवा इंजेक्ट करा तो इसके ब्लड में क्या प्रोड्यूस हुई, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड फॉर ओवा, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या करा, ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है ओवा के फॉर अगेंस्ट ओवा, यहाँ पे अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट ओवा इन ब्लड, ठीक है, ब्लड में ओवा के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई। अब साइंटिस्ट ने एक ना नॉर्मली मतलब कि जब उसमें ओवा इंजेक्ट नहीं करा गया था, जब इसके अंदर ओवा इंजेक्ट नहीं हुआ था तो साइंटिस्ट ने इसका एक बार ब्लड निकाला था। अब जब इसके अंदर ओवा इंजेक्ट होकर जब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है तब जाके साइंटिस्ट ने इसका ब्लड निकाला है, ठीक है। तो क्या हुआ, दो टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया, वो दोनों कौन कौन से थे, दो टेस्ट ट्यूब कौन सी होंगी यहाँ पे, एक ऐसी, एक ऐसी, ठीक है, ये दो टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में ये ब्लड है और इस टेस्ट ट्यूब में ये ब्लड है, ठीक है। इसमें से एक ब्लड कौन सा है, एक ब्लड है जब आपको ओवा इंजेक्ट नहीं हुआ था उस वक्त का, ब्लड विदाउट एंटीबॉडी, विदाउट ब्लड विदाउट एंटीबॉडी, ठीक है। और ये ब्लड विद एंटीबॉडी, एक विदाउट एंटीबॉडी और एक विद एंटीबॉडी। विदाउट एंटीबॉडी आपको कौन सी होगी, जब आपको ओवा इंजेक्ट नहीं हुआ था, और विद एंटीबॉडी कौन सी होगी, आपका ब्लड कब का है, जब आपको ओवा इंजेक्ट हो गया था, आफ्टर इंजेक्टिंग ओवा, ठीक है। इतनी यहाँ तक समझ में आया। साइंटिस्ट ने इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले करवा लिया था, इस वाले ब्लड का इलेक्ट्रोफोरेसिस उन्होंने पहले करवा लिया था। पहले कब, जो आपकी ब्लू लाइन थी, जो आपकी एक अभी मैं दिखाऊंगी डायग्राम में, वो जो ब्लू लाइन थी वो कौन सी है, इस वाले ब्लड की। इसका सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद कौन सी लाइन आई थी, इसके सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आई थी आपकी ब्लू लाइन से, ठीक है। और जो आपकी ब्लैक लाइन है ना, अब क्या करा इस ब्लड के साथ, इसमें क्या था, ओवा के अगेंस्ट एंटीबॉडीज थी, तो साइंटिस्ट ने दोबारा क्या करा, ब्लड लिया, यही ब्लड इसमें क्या करा, ये आपका ब्लड लिया, ठीक है। इस ब्लड में साइंटिस्ट ने क्या डाला, ये कौन सा ब्लड है, कौन सा ब्लड है, ये एंटीबॉडी वाला ब्लड, ब्लड विद एंटीबॉडी अगेंस्ट ओवा,
अब इस ब्लड में क्या करा साइंटिस्ट ने, अगेन दोबारा ओवा डाला, अगेन इंजेक्ट ओवा। ये इन्होंने किसमें, ये इन्होंने लेबोरेटरी में परफॉर्म करा था, ठीक है। इन्होंने दोबारा जब इसमें ओवा डाला तो देखिए ये हरे कलर से, इसमें क्या थी, ओवा के अगेंस्ट क्या थी, एंटीबॉडीज थी। ओवा के अगेंस्ट क्या थी, इसमें एंटीबॉडीज थी, ठीक है। ये एंटीबॉडी क्या है, ये एंटीबॉडीज है आपकी ओवा के अगेंस्ट। जब साइंटिस्ट ने दोबारा से इंजेक्ट करा ओवा को तो क्या हुआ आपका, देखिए इसमें इंजेक्ट हुआ क्या, ओवा। ओवा मैं कुछ ऐसा बना देती हूँ, नहीं इस कलर का नहीं, दूसरे कलर का बनाते हैं, इस कलर का, ठीक है। ये आपको ओवा है, ओके, दिख रहा है सबको, होप सब दिख रहा होगा। तो अब ये ब्लड है, ठीक है, इसमें आपका ओवा आ गया, हमने ओवा इंजेक्ट कर दिया। तो ये जो एंटीबॉडीज थी ना, ये ग्रीन वाली जो आपकी एंटीबॉडीज थी, ये वो क्या हुई, जाके ओवा के अराउंड चिपक गई। क्या हुई, आके आपके ओवा के अराउंड चिपक गई ऐसे, ठीक है। ये ओवा से आपकी चिपक गई। तो अब साइंटिस्ट ने क्या करा, इस वाले ब्लड को लेकर, अब इसमें से इस वाले ब्लड को लेकर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। किसका करवाया, सेंट्रीफ्यूगेशन इसका करवाया, ठीक है। इसका सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद जो आपकी कौन सी लाइन मिली थी, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद आपको मिली थी ब्लैक लाइन। कौन सी लाइन मिली थी, ब्लैक लाइन। तो आइए पहले वो ग्राफ देखते हैं। आई होप सो कि आपको ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो देखिए हाँ, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में एक ब्लू लाइन है और एक ब्लैक लाइन है। ब्लू लाइन वो है जो कि आपका विदाउट एंटीबॉडीज है, नॉर्मल है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं थी, ठीक है। तो अब जब आपको ओवा इंजेक्ट होने के बाद, जो मैंने अभी आपको बताया, ओवा इंजेक्ट होने के बाद क्या हुआ, एंटीबॉडीज क्या हुई, अराउंड में चिपक गई। तो अब जब चिपकने की वजह से ना यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपने ओवा इंजेक्ट करा तो कौन सी तरह का ग्लोबुलिन चिपका, गामा ग्लोबुलिन का जो अमाउंट था वो एकदम से इतना हाई था और इसमें इतना कम हो गया। क्या बोला मैंने, आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे उसमें ये देखना चाह रहे थे कि हमारे ब्लड में दो तरीके के प्रोटीन मिलते हैं, एल्बुमिन और फाइब्रोनोजन और ग्लोबुलिन। हम यहाँ पे फाइब्रोनोजन की स्टडी नहीं कर रहे, तो फाइब्रोनोजन जब हमने हटा दिया तो वो ब्लड हमारा क्या हो गया, सीरम। हमने यहाँ पे ब्लड सीरम लिया है, ब्लड सीरम में अब हमारे पास दो ही प्रोटीन बचे हैं, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, ठीक है। अब साइंटिस्ट ये देखना चाह रहे थे कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के भी मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे, अल्फा, बीटा और गामा। उन चारों में से कौन सा ऐसा है जो आपका एंटीबॉडी के मतलब किसी भी एंटीबॉडी को फॉर्मेशन करता है, कौन सा प्रोटीन है। तो देखिए जब ये आपका ब्लू लाइन थी, ये तब थी जब आपको ओवा क्या हुआ था, ओवा के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनी थी, उस वक्त की नॉर्मल स्ट्रेट ऐसी लाइन थी, ठीक है। ओवा के अगेंस्ट एंटीबॉडीज में आपकी बन गई थी। फिर आपने जब दोबारा अगेन इंसर्ट करा था ओवा, तो एकदम से क्या हुआ, उस ओवा के अराउंड क्या हुई, जाके एंटीबॉडीज आपकी चिपक गई। तो कौन सी जो यहाँ पे देखिए, एल्बुमिन का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है, अल्फा का भी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है, इसका भी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है। जो गामा वाली है ना, उसका कंसंट्रेशन एकदम डाउन चला गया। मीन्स यहाँ से साइंटिस्ट ने क्या प्रिडिक्ट करा, उन्होंने ये यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि जो आपकी गामा ग्लोबुलिन है वही आपकी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, यही वही आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन है। दैट्स वाई हम एंटीबॉडी को कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन।
होप्स हो कि आपको ये डिस्कवरी वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको डिस्कवरी वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दोबारा आपको ये पार्ट ज़रूर समझाऊंगी, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग को और अच्छे से दोबारा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने आगे लेक्चर पे। डिस्कवरी उसी का पूरा मैंने यहाँ पे आपको उसका पूरा डिटेल्ड वर्जन दे रखा, आप इसे लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। जस्ट 1 मिनट। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगी। इस एक क्लास की वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो रही है, दैट्स वाई हम इसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी को नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तो मेरे साथ एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर समझने के लिए नेक्स्ट क्लास तक जुड़े रहिएगा। लर्निफाई आइडिवर्सिटी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि मेरी आने वाली आगे की जितने भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। बी हैप्पी, बी सेफ। Thank you so much.